हेलो टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम लेक्चर नंबर 4 करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और इसमें सबसे पहला टॉपिक आपके सामने है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई बाय करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई बाय करली जेड स्क्वायर, इसको करली बोलते हैं, ठीक है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0, इसको साई बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको याद कर लेना है, बिल्कुल जैसे भी आपके सामने है वैसे का वैसा आपको ये याद कर लेना है। इसकी जो डेरिवेशन है बच्चों, वो आपको 5th सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री में मिलेगी, ठीक है। 5th सेमेस्टर की फिजिकल केमिस्ट्री में इसकी कंप्लीट डेरिवेशन आपको कराई जाएगी। एज सच आपके जो सिलेबस में है, बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में है, वहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं लिखा है, ठीक है। तो यानी कि ये भी आपसे पेपर में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, लेकिन हाँ इसका थोड़ा सा महत्व है, इसलिए मैं इसका केवल रिजल्ट आपके सामने रख रहा हूँ। ये केवल एक इक्वेशन है जो आपको याद कर लेनी है ताकि फ्यूचर में आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो एक्स वाई जेड क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं, स्पेस कोऑर्डिनेट्स। एम इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ये रहा एम। वी इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एंड एच इज़ द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ये वी है, ठीक है। साई इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है साई, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसको बोलते हैं वेव फंक्शन, ठीक है। ये एक वेव है, अगर इसको सबको मैं इरेज करता हूँ पहले, ये अगर एक वेव है तो ये जो इसकी एम्पलीट्यूड होती है ना, इसको बोलते हैं साई। बट ये इतना इजी भी नहीं है एक्सप्लेन करना साई, लेकिन ठीक है, ये इतना काफ़ी है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम जैसे जैसे ये लेक्चर आगे बढ़ेगा। साई जो वेव फंक्शन है उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें और भी डिस्कस करते चले जाएंगे। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का रिजल्ट आप याद कर लीजिएगा अगर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो है टॉपिक असली स्टार्ट होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ साई यानी कि वेव फंक्शन, इट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव एंड इट इज़ कॉल्ड एज वेव फंक्शन, ठीक है। अब इसको समझना है, देखिए अगला पैराग्राफ, इन अ वेव पैकेट ऑफ एनी पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। देखिए कोई भी पार्टिकल है उसका वेव करेक्टर होता है, ये हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, हर पार्टिकल का, जो कि खासकर माइक्रोस्कोपिक है जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो इनका क्या होता है, वेव करेक्टर होता है, ठीक है। यानी कि इनके साथ वेव करेक्टर भी जुड़ा होता है और पार्टिकल नेचर भी जुड़ा होता है, हम देख चुके हैं। तो अगर वेव्स जुड़ी हैं इनके साथ तो उसको बोल देते हैं वेव पैकेट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वेव पैकेट में जो वेव फंक्शन है यानी कि उसकी एम्पलीट्यूड कह लीजिए, ठीक है, इट वेरीज पेरियोडिकली विद स्पेस एंड टाइम। कैसे, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है, देखिए इरेज करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का है, 90 डिग्री एंगल पे है ये, ठीक है। और इनके ही 90 डिग्री एंगल पे क्या चलती है, वेव चलती है, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस इज द पाथ ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट 90 डिग्री टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो है वेरी करते हैं विद स्पेस एंड टाइम। तो ऐसे ही वेरिएशन होती है स्पेस एंड टाइम के हिसाब से वेव फंक्शन की। तो वेव फंक्शन एक तरह से, एक तो एम्पलीट्यूड बताया आपको, दूसरा आप कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉन अगर एक वेव है तो वेव फंक्शन भी इस वेव को कहा जा सकता है। मतलब जो वेव करेक्टर है वही एक तरह से वेव फंक्शन है, ऐसा फंक्शन जो इस वेव को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर के बारे में सब कुछ बताता है, इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर के बारे में हर एक चीज एक्सप्लेन जो करता है वो है वेव फंक्शन, ठीक है। सिंपली हम इसे एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं, बट बेटर टू से इट एक्सप्लेन्स ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन और द बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज वेव फंक्शन। और देखिए एक चीज और करते हैं, ये है एक वेव या वेव फंक्शन भी कह सकते हैं, ऐसे लगभग बराबर बनाइए मैंने, तो कभी यानी कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, कभी इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, लगभग बराबर चल रहा है ना, एम्पलीट्यूड बराबर है, तो वेव फंक्शन दोनों तरफ बराबर है।
तो अनसर्टेनिटी पोजीशन में बढ़ गई। ठीक है, पोजीशन अगर निकालनी है इलेक्ट्रॉन की तो उसमें अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बढ़ जाएगी। अब देखिए एक वेव मैं ऐसे बनाता हूं, वेव फंक्शन। तो ये रीजन ले लीजिए या ये लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो वेव है वो छोटा है, या वेव फंक्शन कह लीजिए वो है छोटा है। तो साई भी यहाँ पे आप कह सकते हो एम्पलीट्यूड छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वक्त पोजीशन निकालनी जाए, अगर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ निकाली जाए इस टाइम पर, तो क्या होगा कि अनसर्टेनिटी क्या होगी, कम होगी, अनिश्चितता कम होगी। ठीक है, देखो और इजी कर देता हूँ। एक बड़ा डिब्बा है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मान लीजिए, तो इसमें निकालना है, पता लगाना है कहाँ है, तो थोड़ा मुश्किल होगी पोजीशन निकालना। एक छोटा डिब्बा है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अगर, तो अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, अनिश्चितता कम हो जाएगी। हमें बॉर्डर तो पता है ना दोनों केस में। तो अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, निश्चित का मतलब तो मिल गया वो वहां पर, अनिश्चितता के मिलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जो है इस केस में थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे एनर्जी खर्च होगी, ठीक है, टाइम लगेगा। बड़ा डिब्बा बनाया मैंने, इसलिए एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा, ये सबसे इजी मेथड है इसको समझने का। ठीक है, तो इसके अलावा मैंने, तो इस तरह से मैंने 3-4 तरीक़ों से आपको वेव फंक्शन को समझाने की कोशिश की है। अब देखिए साई जो है यानी कि वेव फंक्शन, अब एक आध बच्चा ऐसा भी पूछ लेता है कि ये ऐसा ही क्यों है साई। ठीक है, कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, ग्रीक लैंग्वेज से ले लिए, लैटिन से ले लिए, ऐसे के ऐसे, और उनको कुछ नाम दे दिया, एप्सिलॉन है जैसे, ठीक है, लैम्डा है। तो बात क्या है कि लैम्डा को आपने बचपन से देख लिया, या ठीक है, ये लैम्डा आपने बचपन से देख लिया, आपने ए देख लिया, बी देख लिया, सी देख लिया, इनके बारे में तो आपने कभी नहीं पूछा कि ये ऐसे क्यों है ना, क्योंकि आप बचपन से देखते आ रहे हो, तो सवाल ही नहीं आता। साई को देख के सवाल आता है कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा ही क्यों है। ठीक है, तो कुछ दूसरी प्राचीन लैंग्वेजेस हैं, जैसे ग्रीक लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज है, उनके कुछ जो सिंबल्स हैं सीधे के सीधे हम अपने यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप साई को भी अब अपना ही समझें और आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ। अब यहाँ पे रह गए हम, यहाँ ये लास्ट पैरा रह गया, साई इटसेल्फ हैज़ नो सिग्निफिकेंस। साई का अकेले कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है बच्चों पॉजिटिव आ सकती है, ज़ीरो आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है। अब देखो मैं समझाता हूँ आपको ये चीज़। मैं इस वक्त अम्बाला में बैठा हूँ, तो मेरी यहाँ होने की, अम्बाला में होने की प्रोबेबिलिटी आप कह सकते हैं कि है, काफ़ी है, 100% है। अम्बाला में ही तो हूँ मैं, 100% प्रोबेबिलिटी है मैं, जो मनदीप है वो अम्बाला में ही मिलेगा। लेकिन अम्बाला का बॉर्डर क्रॉस करते यमुनानगर भी आता है। ठीक है, क्योंकि छछरौली में मैं रहा हूँ तो इसलिए मेरे मुंह से यमुनानगर निकला। ठीक है, तो यमुनानगर में मेरे होने की प्रोबेबिलिटी इस वक्त कितनी है? 0 है। या ये कह लीजिए कि इंडिया में मेरे होने की प्रोबेबिलिटी इस वक्त मैक्सिमम है, लेकिन अमेरिका में मेरे होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। क्या अमेरिका में मेरे होने की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। मतलब मैं या तो हूँ या नहीं हूँ, नेगेटिव में कैसे हो सकता है कोई? तो इलेक्ट्रॉन भी या तो है या वो उस जगह पे नहीं है, लेकिन नेगेटिव में तो नहीं जा सकती ना वैल्यू। लेकिन साई की वैल्यू जो है नेगेटिव में आ जाती है, तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, साई का स्क्वायर करते हैं। साई का हम क्या करते हैं, साई का स्क्वायर कर देते हैं। देखो मान लो साई की वैल्यू है 2, लेट्स से समझने के लिए -2 है। ठीक है, -2 का सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन इसका स्क्वायर कर दीजिए तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 × 4। ठीक है, अब प्लस में वैल्यू आ गई ना, वैल्यू प्लस में होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसलिए साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस होता है, साई का नहीं होता है। ठीक है, इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन स्पेस एंड दैट रीजन इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, साई स्क्वायर क्या करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बताता है इन द स्पेस एंड दैट रीजन ऑफ वेयर वी कैन गेट द इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल।
आपने s ऑर्बिटल पढ़ा, p ऑर्बिटल पढ़ा, d ऑर्बिटल, f, तो ये वो स्पेस है, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन हमें मिल सकता है। psi कैन हैव इमेजिनरी वैल्यू आल्सो, ठीक है, बट इट्स स्क्वायर इज अ रियल वैल्यू, रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। देखिए psi ये रहा, अभी एग्जांपल पे आते हैं। पहले देखिए psi स्क्वायर डिटरमाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बताता है ये ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। खैर उसकी बात नहीं हमें यहाँ ज़्यादा करनी चाहिए, हम आगे एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए psi को मैंने यहाँ पर x प्लस आयोटा वाई से शो किया है। अब देखिए psi का अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लिया जाए, कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा मुश्किल, और कंजुगेट, कंजुगेट आपको याद आ रहा होगा, कंजुगेट शब्द से एक शब्द याद आ रहे होंगे, 3 शब्द, एसिड बेस पेयर या फिर कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। H प्लस का कंजुगेट, ये तो एसिड है, इसका बेस क्या बन जाएगा, HOH यानी पानी, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा या आगे जाकर के आप पढ़ लेंगे, हाँ आगे जाकर पढ़ेंगे आप बिल्कुल। बाकी आपने 12th लेवल पे भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर पढ़े होंगे, और आपको ये मैं मेरे ख्याल से 3rd या 4th सेम में फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उस कंजुगेट का मतलब है एक तरह से अपोजिट चीज़। देखिए यहाँ पर प्लस है अगर आयोटा के आगे, तो psi का अगर psi स्टार बनाना है तो आपको आयोटा के आगे जो भी सिंबल था उसको चेंज कर दो, ये हो गया माइनस, बस सिंबल चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस कर दिया है हमने, माइनस है तो हम प्लस कर देंगे। सो दिस इज psi स्टार यानी कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अब देखिए psi और psi स्टार को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास एक क्या वैल्यू आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा चलो उससे पहले हम psi का स्क्वायर करके देखते हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की जरूरत क्यों पड़ी, सवाल तो ये भी उठता है ना। तो आप क्या करें, psi का स्क्वायर कर दें, psi की वैल्यू आपको ये पता, x प्लस आयोटा वाई, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी से, आयोटा वाई से। तो देखिए बनने वाली चीज़ क्या होगी, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x को इस आयोटा वाई से करेंगे तो आयोटा एक्स वाई, ठीक है। फिर इस आयोटा वाई को इस पहले x से करेंगे आयोटा एक्स वाई, ठीक है, प्लस अब साथ में जो आएगा यहाँ पे प्लस आप कर दीजिए इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो आयोटा स्क्वायर बनेगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और वाई स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वाई स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ें आपस में नहीं कट रही, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है, बट साथ में 2 आयोटा, आयोटा और आयोटा ये दोनों प्लस में है ना, तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ऐड हो जाएंगे, कट नहीं रहा, यानी कि इमेजिनरी वैल्यू तो अभी भी आ गई, आयोटा आयोटा तो अभी भी आ गया, आयोटा मीन्स इमेजिनरी वैल्यू, ठीक है, जहाँ भी आयोटा लगा वो इमेजिनरी वैल्यू है, हमें चाहिए रियल, तो हो गया ना गड़बड़। अब देखिए अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं कि हमने साई स्टार ले लिया, अब साई स्क्वायर की जगह हम साई इंटू साई स्टार कर देंगे, ठीक है। तो साई की वैल्यू ये रही, साई स्टार की वैल्यू ये रही, तो x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर, अब इस x को आयोटा y से कर दो, माइनस आयोटा एक्स वाई आ गया बच्चों। अब इसका नंबर आयोटा y का, इसको पहले x से करो मल्टीप्लाई, प्लस आयोटा एक्स वाई, अब इस आयोटा y को आयोटा y से कर दो, माइनस आई स्क्वायर एक्स वाई, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए इस बार, और आई स्क्वायर क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर -1, और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो वैल्यू निकल करके आपके पास आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इस वैल्यू में क्या है, आयोटा नहीं है, इस वैल्यू में आयोटा नहीं है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हम क्यों ले रहे हैं, ताकि आयोटा को हटाया जा सके, इमेजिनरी वैल्यू को हटाया जा सके, रियल वैल्यू को, असली वैल्यू को लाया जा सके, इट बिकम्स अ रियल क्वांटिटी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्यों लिया, ये बात समझ में आ गई, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है ये बात भी मैंने क्लियर कर दी आप लोगों को।
नॉर्मल वेव फंक्शन क्या होता है देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन सम्ड ओवर ऑल द स्पेस मस्ट बी 1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो संभावना है स्पेस में वो कितनी है होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। 1 का मतलब 100% से ही है। ठीक है, तो 1 होना चाहिए। 1 होगा या 0 होगा। 1 का मतलब वो है, और नहीं है तो 0, है तो 1, नहीं है तो 0। ठीक है, द वेव फंक्शन एस विच सेटिस्फाइज द अबव लेड कंडीशन, जो अबव कंडीशन मैंने बताई है, जो इसको सेटिस्फाई कर देगा उसको बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ये तो है डेफिनेशन। मैथमेटिकली देखिए क्या है, वेव फंक्शन का स्क्वायर, साई का स्क्वायर ओवर स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डीवी। डीवी को हम लिख सकते हैं dx dy dz की फॉर्म में, इसलिए मैंने साई स्क्वायर डीवी को ऐसा लिखा हुआ है सीधा, साई स्क्वायर dx dy dz इज इक्वल टू 1। इसका इंटीग्रेशन कितना है, -∞ टू +∞। ये शो क्या कर रहा है, ऑल द स्पेस, है ना, सारी स्पेस पर हम देखिए। इंटीग्रेशन में क्या होता है, हम छोटी चीज का निकाल दिया वॉल्यूम, मान लीजिए बड़ी चीज का वॉल्यूम निकालना है, बहुत बड़ी चीज का, तो एक छोटी चीज का वॉल्यूम निकाल लिया और उसकी मदद से हम उस बड़ी चीज का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में छोटी से बड़ी की तरफ जाते हैं और डिफरेंशिएशन में बड़ी से छोटी की तरफ जाते हैं। तो इसलिए हमने ये जो डी का है ना, जो आप देख पा रहे हैं, ये छोटा डी लगाया है, dx लगाया है, dy लगाया है, dz लगाया है, ये शो कर रहे हैं एक वॉल्यूम को, छोटी वॉल्यूम को, dv। ठीक है, वॉल्यूम निकालने के लिए हमेशा आपको 3 चीज़ें चाहिए होती है ना, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, या फिर x y z एक्सिस आ जाएगी, उसमें कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस अब अगर वॉल्यूम छोटी है तो d लगा देते हैं साथ में, छोटी चीज़ को दिखाने के लिए dv लगाया जैसे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए नॉर्मलाइज्ड में। और अगर ये हम दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें तो साई स्टार लिख दीजिए। ठीक है, साई स्टार क्या होता है सब कुछ मैं बता चुका हूं आपको। एज साई स्क्वायर और साई स्टार इज प्रोपोर्शनल एंड नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इन द वॉल्यूम dx dy dz। एक वॉल्यूम है dv, एक मिनट ये आगे चली गई, हाँ यहाँ पर है, हम एक वॉल्यूम एलिमेंट लिया हमने dv जिसको हम dx dy dz से दर्शा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसमें साई स्क्वायर जो है उसमें प्रोपोर्शनल होता है, प्रोबेबिलिटी के इक्वल नहीं होता, प्रोबेबिलिटी के हमें चाहिए इक्वल टू। ठीक है, साई स्क्वायर डीवी हमें उसकी जो वैल्यू चाहिए वो एक तरह से पक्की वैल्यू चाहिए। ठीक है, प्रोपोर्शनल नहीं चाहिए, तो उसको हमें नॉर्मलाइज्ड बनाना पड़ेगा। कैसे, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। फिर से आगे चला गया। ठीक है, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज n। तो n से यहाँ मल्टीप्लाई किया, n से यहाँ किया, जो पिछली वैल्यू थी, जो पिछली इक्वेशन थी उसमें बस मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया। n स्क्वायर को बाहर निकाल लो, दूसरी तरफ ले जाओगे तो n-2 हो जाएगा। अगर साई इमेजिनरी है तो क्या करेंगे आप, आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लो भाई। ठीक है, यहाँ तक कर लो, या तो ये अगर करने की जरूरत नहीं आपको महसूस होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना चाहते हैं तो ठीक है, साई स्टार लगा दो, साई और साई स्टार इकट्ठा रहेगा, n-2 इधर आ जाएगा, एक ही बात है। ठीक है, इमेजिनरी है अगर साई, तब उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट या कंजुगेट कॉम्प्लेक्स उसका लेना रहता है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ और कहना चाहूँगा यहाँ पर, अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट इसको सुन रहा होगा तो सबसे बढ़िया चीज़ रहेगी कि आप अपने नॉन मेडिकल के जो साथी हैं, आपके दोस्त, उनका साथ मत छोड़ना, उनका साथ आपको चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये तो थोड़ा सा पोर्शन है इनऑर्गेनिक में क्वांटम का, ये क्वांटम है, क्वांटम मैकेनिक्स केमिस्ट्री में भी आती है, फिजिक्स में भी आती है, फिजिक्स में, मैथमेटिकल फिजिक्स में भी ये रहता है। तो इसको समझने के लिए आपको आपके दोस्तों की आवश्यकता होगी जिन्हें मैथ आता है, तो उनका साथ आपको नहीं छोड़ना। ठीक है, लास्ट है बस ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। इसमें देखिए, वेव फंक्शंस मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से आजाद होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एक दूसरे पर डिपेंड ना करें।
ऐसो को बोला जाता है, ऐसे वेव फंक्शंस को, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। मैथमेटिकली इसका कुछ अलग है, देखिएगा डेफिनेशन। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेव फंक्शंस, ये देखो प्रोडक्ट है psi1 psi2 स्टार, इंटीग्रेटेड ओवर ऑल द स्पेस, ये रहा इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ सारे स्पेस पर, एंड मस्ट बी इक्वल टू 0, मस्ट बी इक्वल टू 0। देखिए जो गलती करते हैं बच्चे, क्या कर देते हैं कई बार, क्योंकि नया नया कंसेप्ट है तो टेस्ट के वक्त ऑर्थोगोनल में 1 लिख देते हैं, यहाँ 1 लिख दिया। तो याद करने का तरीका देखिए, ऑर्थो जब शुरू हो रहा है तो उसके शुरुआत में देखिए क्या है, ओ किसके जैसा है भाई, 0 जैसा है, ठीक है, ओ 0 जैसा है तो यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा, याद रखिएगा ऐसे, ठीक है, कभी गलत नहीं होगा। अब बचा क्या, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, वहाँ 1 लगा दीजिएगा। तो या तो psi1 लिया है अगर, तो psi2 लेंगे, उसके साथ स्टार लगा देंगे। अगर psi2 पहले लिया है तो फिर psi1 साथ में लेंगे, लेकिन स्टार लगा देंगे, ठीक है, दोनों चीजें 0 के बराबर। इफ psi1 एंड psi2 आर रियल फंक्शंस, तो कंजुगेट की स्टार वाले की जरूरत नहीं है, psi1 लगाओ psi2 लगाओ, dx dy dz इज इक्वल टू 0। dx dy dz क्या है, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है ना। ऑर्थो नॉर्मल वेव फंक्शन 1 नंबर में कभी पूछ लिया जाए क्या होता है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन से क्लियर होता है, जिसमें ऑर्थोगोनल भी आ जाए, नॉर्मल भी आ जाए, विच हैव बोथ नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल, विच आर बोथ ऑर्थोगोनल एंड नॉर्मलाइज्ड, वो कहलाते हैं ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।